हेलो 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 हेलो। कार्यकर्ता सुनवाई में हमारे मंत्री जी किरोड़ी लाल जी मीणा और ओटाराम जी देवासी साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे दो बाबा सुना है। दो बाबाओं ने आज कार्यकर्ताओं का सुना है। जो भी समस्या आई उनका तुरंत उन्होंने फोन करके अधिकारियों का उनका निराकरण भी किया है। इसके लिए हम संगठन की तरफ से इनका आभार भी प्रकट करते हैं। और मैं आप निवेदन करूंगा किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से कि वो मीडिया को संबोधित करें। हमने तो जो काम करना था वो बगड़ी साहब ने बता दिया। दरअसल में हमारे संगठन ने ये तय किया है कि पार्टी कार्यालय पे मंत्री आए, बैठें और बैठकर सुनवाई करें। आमतौर पर ये होता है कि राजस्थान के दूर से कोई व्यक्ति आता है और मंत्री मिलता नहीं है तो उनको निराशा होती है। ऐसे में पार्टी ने तय किया कि हर हालत में मंत्री पार्टी कार्यालय पर बैठकर समस्या सुनेगा, उनके समाधान करेगा। तो जो फरियादी है, जो सुनाने वाला है, जो अपना पक्ष रखने वाला है, जिसकी कोई समस्या है, वो भी निश्चिंत हो जाता है। जैसे आज हम दोनों मंत्री हैं तो सबको पता है कि मैं और ओटाराम जी आज जन सुनवाई करेंगे। उस दृष्टि से आज हमने जन सुनवाई की है। अब आपके दिमाग में एक सवाल कल से ही कौंध रहा है, परसों से ही मेरे को आप बता रहे हैं, उसका जवाब मैं इसलिए देना चाहूँगा कि आपका कहना कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई क्यों, यही प्रश्न है ना आपके दिमाग में, या नहीं है? जब तो रहने दो। नहीं है प्रधान, अभी मैं भूल गया, शायद वो कार्यकर्ता चले गया। चूरू में 2020 में प्रसव के दौरान एक महिला की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। वो सार्वजनिक मुद्दा था। सभी आमजन, सभी दलों के लोग धरना देकर बैठ गए। उसमें हमारे वो थी एमएलए पूनिया, कृष्णा पूनिया भी धरने में थी। और उस समय 4-6 महीने में ही कृष्णा पूनिया चूंकि सत्ताधारी दल की विधायक थी, सार्वजनिक आंदोलन था, वो अपना और अपने 7-8 कार्यकर्ताओं का नाम निकलवाने में सफल हो गई, क्योंकि उनका राज था। गलत नहीं मानता उसको मैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आंदोलन था, जनहित में आंदोलन था। तो राजनीतिक द्वेष भाव से पुलिस मुकदमा लगा देती है। पुलिस ने मुकदमा लगाया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के लोग चालान हो जाएं, वो गिरफ्तार हो जाएं, कांग्रेस के निकल जाएं, क्योंकि वो सभी दलों के लोग थे। तो आज जब वो मामला 2020 का हमारे सामने आया तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी को फोन किया है, और जो 2 वर्कर हमारे यहाँ आए थे, हमने डीजी को कहा है कि भाई जब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है तो उस समय का दल जो था वो सत्ता का फायदा उठाकर नाम निकलवा ले गया, जो मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि जनहित का मामला था। तो इनका भी निकालो, उस लाइन पे जांच कराओ, तो उस लाइन पे जांच होगी। ये कार्यकर्ताओं का सुनने का ये फायदा, ये फर्क है, ये कारण है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कृष्णा पूनिया ने नाम निकलवा लिया, जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वालों ने नाम निकलवा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नाम निकलवाने का नहीं कहा, आपने ढंग से नहीं सुना मेरे को। मैंने डीजी साहब को ये कहा है, एबीपी है तो एबीपी तो ऊपर आनी चाहिए।
आप ऊपर हो। सचवे धड़क सबसे ऊपर रहनी चाहिए। देखो, आप ये सब जानते हो, पिछले 40-45 साल से मैं भी राजनीति में और हम आंदोलन करते हैं। आमतौर पर 99% मुकदमे जो जन आंदोलन के किए जाते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे तो कृष्णा जी ने अपना खुद का अपने कार्यकर्ताओं को नाम निकाल लिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको सबका नाम निकलवाना चाहिए था। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पिछले राज में जो भेद हुआ है उसको दूर करने की दृष्टि से हमने सुनवाई की है। एक उदाहरण दिया है मैंने। नहीं, खत्म का नहीं है। डीजी साहब को हमने कहा है कि आप इस लाइन पर जांच करो, वो निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर वास्तव में निकाले गए तो स्वाभाविक है पुलिस उसी लाइन को पकड़ेगी। नहीं निकाले गए तो चालान होने के बाद, चूंकि राजनीतिक आंदोलन था, उसको उल्टा करवाएंगे। आम जनता को बाहर बैठ के मैंने महामंत्री जी से परमिशन ले ली है। ऐसे लोग जो कार्यकर्ता हैं तो हैं, या दूसरे लोग हैं जो आम जन हैं, उनकी जो समस्या रह गई उनको बाहर सुन लेंगे। बीजेपी ऑफिस बंद उनके लिए नहीं, बंद होता तो आने ही नहीं देते। पूरी तरह से खुला है सारा दरवाजे। या तो ये ऐसा है जिसे अभी जैसे हमारे महाराज ने सुना, एक मेरे इलाके का मामला आया, पंचायत मुख्यालय परिवर्तन का, है ना। तो उनको सुना, जो कमेटी है, जो डिलिमिटेशन कमेटी बनाई, उसके पास वो प्रकरण भेज दिया। तो वो कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनको ऐसी जगह सुनकर उनका समाधान किया जा सकता है। इस दृष्टि से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बाहर जाकर मैं बैठ के भी सुनूंगा और जो बाकी के जो मंत्री आते हैं वो भी सुनते हैं, बट इट इज प्योरली फॉर द वर्कर्स। व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? उनकी वास्तव में कई बार ऐसा होता है, आप भी सुने जाते हैं, अरे वर्कर की सुनी नहीं रहे। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वर्कर की सुन रहे हैं। यह आपको बताने के लिए वर्कर्स को भी पता लगना चाहिए कि हाँ, वर्कर्स की सुनवाई हो रही। खाद की कमी हो रही है, में भी आप एक जगह बता दो। देखो मेरी बात सुनो, देखो कुछ मीडिया के भाई जो मेरे ज्यादा दोस्त हैं, वो उछाल के इन चीजों को दे रहे हैं। मैं आपको आंकड़े रख सकता हूँ, मेरे ऑफिस में चलो, बिल्कुल भी। अब कल रात को मैंने न्यूज 18 देखी थी। न्यूज 18 से कौन पधारे? विजयनगर जी भाई, आपने कल न्यूज चला रखी थी विजयनगर में डीएपी की भयंकर कमी। तो मैंने तुरंत मेरे अधिकारी को फोन किया, उनके साथ डीएपी की तो जरूरत ही नहीं है, और डीएपी यूरिया पर्याप्त विजयनगर में आ रहा है। आप भले पता कर लो। लाइन में कैसे लग रही है? लाइन लगने का नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप उत्तेजित मत हो, जवाब दे रहा हूँ। लाइन कैसे लग रही? लाइन जैसे व्यक्ति को, जैसे माना आपने कौन सी जगह बताई? लूणकरण सर में जब ये पता लग जाता है कि 2 दिन बाद यूरिया आएगा या फर्टिलाइजर आएगा, तो हम उससे पहले व्यवस्था करते हैं, उनको टोकन थमा देते हैं ताकि लाइन तोड़ के नहीं जाए, धक्का मुक्की नहीं हो। तो जिनको टोकन मिल जाता है वो अचानक लाइन लग जाती है। तो लाइन लगना, तो मैं इसको हमारी कमी नहीं मानूंगा। लाइन इज द ओनली रीजन। हम पहले ही खाद आने से पहले जिस किसान को जरूरत है उसके कागजात देख के, गिरदावरी जमाबंदी देख के उसको टोकन पकड़ा दे। जैसे टोकन नंबर 1 महाराज का, टोकन नंबर 2 मेरा, टोकन नंबर 3 बगड़ी जी का। अब हम एक साथ ही भग के वहां इकट्ठे हो जाए, दैट इज द रीजन। वास्तव में मैं कह रहा हूं। बाकी वैसे हमने करीब, मैं आपके आंकड़े आज ही जारी कर दूंगा। बराबर मैं और मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के संपर्क में, एक टीम हमने राजस्थान के लेवल पर बना रखी है। और अभी अक्टूबर दिसंबर में हमको अलॉटमेंट हुआ है 11,33,000 हेक्टेयर। आज तक हमको मिल गया 11,35,000 मैट्रिक टन यूरिया। इतनी की जरूरत है, इतना आ गया, इतना बट रहा है। हाँ, बटने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इतना तंत्र हमारे पास है नहीं
तो उसमें भीड़ भड़का हो सकता है। एक चीज और आपको मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार का एक पोर्टल है IFMS, वो पॉस मशीन से, जैसे मैंने आपको 2 बैग दे दिए तो आपका वो पॉस मशीन से हमारा IFS में डलेगा, तो विलेज लेवल तक, वेदर जैसे इट इज GSS और प्राइवेट डीलर होसोवर इट इज, गांव के लेवल तक की हमको सूचना रोज मिलती है और हमारे अधिकारी उस पर निगरानी रखते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता। अब की बार हुआ क्या है कि लगातार बरसात हुई है, तो पहले सरसों और गेहूं में 15-20 दिन का गैप होता था बोने का, वो गैप खत्म हो गया क्योंकि नमी जमीन में थी, तो सरसों के साथ साथ गेहूं बो दिया, गेहूं के साथ वो चना जो सब कुछ बिक गया। ये बिगेस्ट रीजन। दूसरा बड़ा कारण क्या है, करीबन लाखों मेट्रिक टन जो नकली खाद बनता था वो बाजार से बाहर हो गया। मतलब 10% मैं पूरी गारंटी नहीं दे रहा, 10% होगा, 90% को हमने गायब कर दिया। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ क्राइसिस, वो एक कारण है। और आप सबको पता है कि शुरू में चाइना ने हमको मना कर दिया था फर्टिलाइजर देने का, और उधर जो इजराइल और ईरान में आपस का फिलिस्तीन तनाव होने के कारण वहाँ से जो फर्टिलाइजर आता है उसमें देरी हो गई। दैट वाज द रीजन। पर मेरी बात सुनो, हमारा पूरा तंत्र, अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा 100 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क गया था कृषि के अध्ययन के लिए। उसमें मैं नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, बाकी गए, और कुछ अधिकारियों को मैंने रोक लिया कि अगर मैं भी बाहर जाके बैठ गया और फर्टिलाइजेशन का क्राइसिस हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैं नहीं गया। और अभी डेनमार्क हम अभी कल जाने वाले थे, उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया। हमारी सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील है, किसान के दुख में सुख में हम पूरी तरह से भागीदार हैं। हाँ, वो तो भारत सरकार भी जोर दे रही है, और आप लोगों मीडिया को भी अभी छापा था, भास्कर ने छापा था, कितना जहर डाल रहे अपन खेतों में। जो कैंसर हो रहा है, जो किडनी खराब हो रही है, जो लीवर खराब हो रहे हैं, और जो ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो रहा है, दैट इज वन ऑफ ए वेरी बिग रीजन, ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो हम खेतों में डाल रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं, इस पर जोर दे रहे हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल जो फर्टिलाइजर है वो उपयोग में लेना चाहिए, ताकि जहर से, ये जहर पूरी दुनिया खा रही है, वो जहर हमारी लापरवाही के खा रही है। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से कहना चाहूँगा, इस पर एक डिबेट रखनी चाहिए आप लोगों को, हमको बुलाना चाहिए, वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए। ये जो जहर हम डाल रहे हैं, excessive use of the fertilizer and pesticide is very much dangerous to the human life, अपने आप सबके लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए मीडिया से भी मैं इस मौके पर प्रार्थना करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अधिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की दृष्टि से आपको किसानों को दूर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो कम से कम उसका उपयोग करें। डॉक्टर साहब, कार्यकर्ताओं पदों की सुनवाई कब होगी? आपकी पार्टी के उदयपुर के सांसद हैं, कलेक्टर से त्रस्त है, उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करिए, कार्रवाई करिए, काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कभी कभी हो जाता है, कोई ऐसा बात हो गई होगी तो मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, मुख्यमंत्री जी उसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। कलेक्टर से त्रस्त हैं तो वो उसकी जांच होगी, आप जानते हो जो तरीका है। जांच होने के बाद अगर कलेक्टर साहब दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार क्या होता है, मेरी आदत है, आप जानते हो, मैं हर एक की शिकायत कर देता हूँ, तो ऐसे थोड़ा चलता है। सभी कलेक्टर गड़बड़ नहीं होते, सभी पुलिस वाले गड़बड़ नहीं होते, कोई तो मामला हमें भी होता है। पर माननीय सांसद ने जो शिकायत की है वो आपने मेरे को बताया है, हम उसमें कार्रवाई कराएंगे। कार्रवाई होती है जी, ऐसा नहीं है। आप अब ज़्यादा हम तुरंत कर दें तो फिर आप लोग उल्टे हमारे पीछे पड़ जाओगे। हो एक सांसद को ये थोड़ा सा काम नहीं किया, जो कलेक्टर को हटा दिया बेचारे को, वो 5 मिनट में बेचारा हो जाएगा। इसलिए सावधानी से जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। आपने
कल एक दौसा में कार्यक्रम में प्रेमचंद बैरवा जी से कहा कि ये 2 बार में मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ 6 बार जीता हुआ हूँ, क्या कोई मन में कसक है या क्या? नहीं, देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए कहा था कि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस दृष्टि से आप पूरा पढ़ना। वो आप मेरी ऐसी बात निकाल के रख देते हो और ये ऊपर पहुंचा देगा तो रही सही भी चली जाएगी। मेरा उसमें कहने का दृष्टिकोण ये था कि हमारी पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रेमचंद जी युवा हैं, 2 बार जीते हैं, मैं 6 बार जीता हूँ और इनको उप मुख्यमंत्री बनाए इसलिए। और ये सच्चाई है कि एक नई टीम आनी चाहिए। हम कब तक, मैं तो 1-2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो नए को बढ़ा रहे हैं। एक मैंने उसमें जो चीज़ थी उसको शायद आपने इसलिए चलाया, वो ST SC के लोग थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप संसद, पढ़े लिखे बच्चे भी थे, कि आपने मोदी संविधान को खत्म कर देगा, ST SC के रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, आपने उनकी सुन ली? आपने हमारी बात नहीं सुनी कि संसद में खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कहा था कि आरक्षण ST SC का तो होना ही नहीं चाहिए, और हो तो नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। और आरक्षण दिलाने वाले जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम यहाँ फंक्शन उत्सव मना रहे हैं, उनको पंडित नेहरू मुंबई में चुनाव हराने के लिए गए थे, और पंडित नेहरू के रहते हुए उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, हमने भारत रत्न दिया। पूरी कांग्रेस का राज निकल गया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगाया गया, हमने चित्र लगाया। उनके पंचतीर्थ हमने बनाए, कांग्रेस ने नहीं बनाए। कांग्रेस आपको वोट बैंक मान के अपना वोट ले जाती है। मैं ये बात समझा रहा था और ये सच्चाई है। पंडित नेहरू ने ST SC के रिजर्वेशन का संसद में ओनली फ्लोर विरोध किया है, प्रोसीडिंग में है। और तो वंदे मातरम का भी विरोध किया। आप कल बहस सारी पार्लियामेंट की सुनी होगी, इसलिए मैंने वो बात उसमें कही थी। आपने बोला था चुनाव के वक्त भी आज बातें थे, खुलासे करते थे, और आपने बोला जब बीजेपी ऑफिस होगा कुछ बड़ा खुलासा करके जाऊंगा। इंतजार हो रहा है, वक्त हो गया। मैं खुलासे के कागज मेरे पास हैं, एक बार मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछूंगा और मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा। 1200 करोड़ का पिछले राज्य का घोटाला जो मेरे विभाग में हुआ अकेले में, RD और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, उसका मैं खुलासा संगठन की परमिशन से करूंगा। पिछले राज्य का है। डॉक्टर साहब, अब तो JJM को लेके जो है वो बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो रही है, तो आप संतुष्ट हैं अब JJM में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? नहीं, JJM में 20 अधिकारियों के लिए 17 मांगा ACB ने। तो मेरा सोचना ये व्यक्तिगत रूप से क्या सरकार क्या करेगी, जो कि 17 की मांगी है, बल्कि उसमें कुछ रह गए, पूरे 20 अधिकारियों की 17 की परमिशन देनी होगी, देनी चाहिए हमको। ये मेरी मान्यता व्यक्तिगत। ए फंस जाए, बी बच जाए, ये नहीं होना चाहिए। और कुछ मेरे को फंसा लो ताकि नोटिस मिल जाए। तो 1-2 साल में रिटायर हो जाओगे राजनीति, तो आशंका है या मंशा है? नहीं, कब तक चलेगा शरीर? अभी मैं आमागढ़ नहीं चढ़ सकता। 4 साल पहले चढ़ गया, लेकिन अब नहीं चढ़ सकता। जब नहीं चढ़ सकता तो काम के तो नहीं रहे ना। इसलिए बगड़ी जी जैसे हमारे बैठे हुए हैं महाराज हैं। धन्यवाद। आज की इस जन सुनवाई के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, संगठन के मेरे महामंत्री जी, पदाधिकारी, आज का जो ये कार्यक्रम मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत ही बड़ा अच्छा कार्यक्रम है कि कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई के साथ आम जन की जन सुनवाई के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है
मैं तहे दिल से पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं कि आने वाले समय में एक कार्यकर्ताओं के रूप में और आम जन के बीच में एक जन सुनवाई का जो पहले भी कार्यक्रम 2016-17 में भी मैं बैठता था, तब से ये कार्यक्रम चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के टाइम में भी और आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के टाइम में भी ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम आ रहा है, हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी फरियादी अपनी जन सुनवाई लेकर आए, हाथों हाथ उस अधिकारी से बात कर उसका निस्तारण कैसे किया जाए ताकि उस समस्या का समाधान हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। और जब आमजन या कार्यकर्ता, मैं मेरे खुद के गांधीनगर में भी जन सुनवाई करता हूं और जिस तरह से मैं जिस जगह सिरोही विधानसभा में भी जन सुनवाई करता हूं, हमारा ये कर्तव्य रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और समाधान में ऐसा है कि आने वाले समय में सब मिलकर एक कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम करते हैं और हमेशा करते रहते हैं ताकि आने वाले समय में उस समस्या का समाधान हो। महाराज, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि राजधानी और उसके आसपास जहरीली हवा हो गई, दम घुट रहा है, बच्चे सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ वंदे मातरम का चर्चा करा रहे हैं। केवल आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को छुपाने। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आए 2 साल हुए, 2 साल में कांग्रेस का दम घुट रहा है, ये तो मुझे पता है। परंतु जिस तरह का वातावरण और जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपने सबने देखा है कि जो 5 साल में काम हो रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमने 2 साल में पूरे किए। और हमारे 2 साल जैसे पूरे हो रहे हैं, हम एक जश्न के रूप में हमने जो काम किए हैं और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के कार्यकाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम किए हैं वो बहुत ही अनुकरणीय काम है। उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ।